हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दवानी क्लासेस। तो कल मैंने आपसे सजेशन मांगा था कि किस तरह से आपको वीडियोस चाहिए या फिर पूरा मैं कंप्लीट एक एक लाइन एक एक चैप्टर की डिस्कस करूं या फिर चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ लेकर आऊं। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए कि चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़, क्योंकि अभी उतना टाइम भी नहीं है तो हम जल्दी से सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर पाएँ, इसीलिए चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ। अब डेली वीडियो आएगी आपकी हर चैप्टर से, ठीक है। किसी किसी दिन आपके 2 चैप्टर भी मैं कंप्लीट करवा दूँगी, ताकि आपके एग्ज़ाम से पहले जो हमारे 11th और 12th की एनसीईआरटी है, एटलीस्ट बायोलॉजी की, वो कवर करवा सकूँ मैं। तो यहाँ पर आपको पीवाईक्यूज़ देखने को मिलेंगे और ऐसे क्वेश्चन हैं वो जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। और ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको किसी पेपर में तो 6 क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे, 3 या 4 क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेंगे यहाँ से, हाई वेटेज है इस चैप्टर की। ओके, तो इसके पहले आपको क्या करना है, अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है दवानी क्लासेस को तो सब्सक्राइब कर लेना। इंस्टाग्राम में भी डीएम कर सकते हो मुझे किसी भी क्वेरी के लिए, और साथ में आप टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, शुरू करेंगे हमारे पहले क्वेश्चन के साथ, जो है हमारे पास, हु डिस्कवर्ड द फ्री सेल। अब बच्चे कहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, फ्री सेल, ऐसे तो हमने क्या पढ़ा था कि सेल को किसने डिस्कवर किया, तो हमारा सीधा आंसर होता है कि रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया। बट जो रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर की, क्या वो लिविंग सेल थी या फिर नॉन लिविंग सेल थी, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने जो सेल को डिस्कवर किया वो थी कॉर्क सेल। ओके, कॉर्क सेल थी जिसको डिस्कवर किया किसने, रॉबर्ट हुक ने। तो जो कॉर्क सेल है, जो कॉर्क होती है, वो नॉन लिविंग सेल होती है, और वो कौन सा ईयर था, 1665। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे, कॉर्क सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक विच इज़ नॉन लिविंग सेल, और जो लिविंग सेल है उसको डिस्कवर किया है एंटोन वैन लीeuwenhoek ने। कौन से ईयर में, 1674 में एंटोन वैन लीeuwenhoek ने जो फ्री लिविंग सेल है उसको डिस्कवर किया पॉन्ड वाटर में, ठीक है। और वहाँ पे एल्गी स्पायरोगायरा में उन्होंने फ्री लिविंग सेल को देखा था। समझ आ गई बात। तो 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से गलत करके नहीं आना है। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। सेल थ्योरी वॉज गिवन बाय, सेल थ्योरी से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सेल थ्योरी जो है वो किसने दी, श्वान ने दी, शेल्डन ने दी, दोनों ने दी, या फिर एक ने भी नहीं, ठीक है। अब काम देख लेते हैं, श्वान ने क्या काम किया और शेल्डन ने क्या काम किया। श्वान ने बोला, जो श्वान थे वो क्या है, जर्मन बोटेनिस्ट, ही वॉज जर्मन बोटेनिस्ट। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जितने भी प्लांट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरह के सेल्स के बने होते हैं, ओके। और ये जो सेल्स हैं ये प्लांट के टिश्यू बनाती हैं, ये बात कही श्वान ने। जो शेल्डन थे वो थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। अब उन्होंने क्या डिस्कवर किया, उन्होंने अलग अलग तरह की एनिमल सेल्स देखी, और उन्होंने बोला कि जो सेल्स होती है उनके बाहर एक पतली सी लेयर होती है, ठीक है। उन्होंने उसको कोई नाम नहीं दिया, उन्होंने बस ये डिस्कवर किया कि जो सेल्स होती हैं उनके बाहर पतली सी लेयर होती है, और उस ही लेयर को आज क्या बोला जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है। और उन्होंने ये भी हाइपोथेसिस दी कि जो प्लांट की बॉडीज़ होती हैं और एनिमल की बॉडीज़ होती हैं वो सेल्स के बनी होती हैं और सेल्स के प्रोडक्ट्स की बनी होती हैं। तो ये बात कही श्वान ने अलग से और शेल्डन ने अलग से, और फिर दोनों कंक्लूजन पे पहुँचे, और इन दोनों ने मिलकर दी है सेल थ्योरी। इन दोनों ने मिलकर क्या दी, सेल थ्योरी दी। क्लियर होगी बात। और सेल थ्योरी के 2 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला क्या, कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये सेल्स के बने हैं, और ये सेल्स कहाँ से अराइज होती हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। तो ये 2 बातें हैं जो हमारी सेल थ्योरी में मेन आती हैं। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेल थ्योरी इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर, सेल थ्योरी किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्वेश्चन पूछा गया है। देखो जून 2022 के टेट में भी है और टीजीटी में भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो सेल थ्योरी जो है वो किसके लिए एप्लीकेबल नहीं होती है, सेल थ्योरी वायरसेस के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है। हु कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म। अब देखो डिस्कवरीज से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है,
ठीक है। मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर सभी जितने भी ऑर्गेनेलेज हैं सभी की डिस्कवरीज़ विद डेट जो है वो वहाँ पर अपलोड कर दूँगी, वहाँ से आप देख लेना, क्योंकि डिस्कवरीज़ लर्न करना इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर का क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है अगर आपने डिस्कवरीज़ सही नहीं लर्न की हैं तो। ओके, तो जो टर्म है प्रोटोप्लास्ट, इसको कॉइन किया किसने? पुरकिंजे ने, इन द ईयर 1839। रॉबर्ट हुक की बात कर ली हमने, ल्यूविन हुक की बात कर ली हमने, अब रह गए हमारे पास विर्चो। तो जो रडोल्फ विर्चो हैं उन्होंने सबसे पहले क्या एक्सप्लेन किया? उन्होंने बोला कि सेल्स जो हैं वो डिवाइड होती हैं और जो नई सेल्स बनेंगी वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनेंगी, ये बोला था रडोल्फ विर्चो ने। ओके, और इस हाइपोथेसिस को उन्होंने नाम दिया था ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। क्लियर होगी बात? तो प्रोटोप्लाज्म को किसने कॉइन किया? पुरकिंजे ने कॉइन किया था। चलो, साइट ऑफ राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस इज, जो राइबोसोमल आरएनए है कहाँ पर सिंथेसाइज होता है? प्रीवियस स्टेट में ही पूछा गया था आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। राइबोसोमल आरएनए जो है ये सिंथेसाइज होता है न्यूक्लियोलस में। अब न्यूक्लियोलस कहाँ पर होता है? जो हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, ये हमारी सेल है, सेल के बीच में न्यूक्लियस है, जो कंट्रोलिंग सेंटर है हमारी सेल का उसके बीच में होता है न्यूक्लियस, जहाँ पर राइबोसोमल आरएनए जो है वो सिंथेसाइज होता है। ओके, और ये जो न्यूक्लियोलस टर्म है ये किसने दी है? न्यूक्लियोलस टर्म जो है वो दी है फोंटाना ने, ठीक है। उन्होंने इसको डिस्कवर किया था ईल के सेल में, कौन से ईयर में? 1774 में, ठीक है। न्यूक्लियस की डिस्कवरी हमें पता है रॉबर्ट ब्राउन ने की 1833 में, आगे क्वेश्चन भी है। गोल्जी बॉडीज़ की कैमिलियो गोल्गी ने की, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो माइटोकॉन्ड्रिया है हमें पता है इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पर ATPs जो हैं वो बनते हैं ETS में, जो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको सबसे पहले किसने देखा? तो इसको सबसे पहले देखा एल्बर्ट वॉन कॉलिकर ने, ठीक है, मसल सेल में 1857 में। ओके, फिर एक साइंटिस्ट आए अल्टमन, रिचर्ड अल्टमन, ठीक है, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया इसको एज अ सेल ऑर्गेनेले। अभी तक इसका कोई नाम नहीं रखा गया था, अभी देखा ही था कि कोई ऑर्गेनेले है ये, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो टर्म है माइटोकॉन्ड्रिया, इसको किसने दिया? इसको कॉइन किया कार्ल बेंडा ने इन ईयर 1898, ठीक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले है, बाहर आउटर मेम्ब्रेन होती है, अंदर इनर मेम्ब्रेन होती है, और जो अंदर की मेम्ब्रेन होती है वो फोल्ड होती है और क्रिस्टे बनाती है, ये भी हमें पता होना चाहिए। साथ में जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका अपना DNA होता है और माइटोकॉन्ड्रिया के पास राइबोसोम्स भी होते हैं ताकि वो अपनी ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन और ट्रांसलेशन जो है वो कर सके। समझ आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोल्जी अपरेटस इज इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ। अब ये जो हमारे गोल्जी बॉडी हैं ये क्या बनाते हैं? ये क्वेश्चन अभी लास्ट ही टेट में पूछा गया था, ठीक है। तो जो गोल्जी बॉडीज़ हैं ये बनाते हैं हमारे लाइजोसोम्स। क्या बनाते हैं? लाइजोसोम्स। और जो लाइजोसोम ये बनेंगे कैसे? जब गोल्जी अपरेटस जो होगा उसकी पैकेजिंग होगी, वहाँ उस प्रोसेस से बनेंगे हमारे जो लाइजोसोम है वो। अब लाइजोसोम को किसने डिस्कवर किया? ये भी प्रश्न बनता है। इसको डिस्कवर किया क्रिस्टन डी डुवे इन द ईयर 1949, ठीक है। अब जो लाइजोसोम है उसको हम क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। इसके कुछ रीज़न है। क्या रीज़न है? सुसाइडल बैग इसको इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसमें कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो हैं वो पाए जाते हैं, जैसे हमारे पास लाइपेज है, प्रोटीज है, कार्बोहाइड्रेटेज है, जो एसिडिक pH में एक्टिव होंगे और इनमें एबिलिटी होती है कि वो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स को डाइजेस्ट कर सके। क्लियर होगी बात? चलो आगे पढ़ेंगे।
कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, यानी कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी हमारी वो मेनली बनी होती है प्रोटीन्स और लिपिड्स की। किसकी? प्रोटीन्स और लिपिड्स की। और जो लिपिड्स होते हैं वो हमारे होते हैं फोस्फोलिपिड्स। क्या होते हैं? फोस्फोलिपिड्स के बने होते हैं। साथ में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल जो है वो भी प्रेजेंट होता है। और जो फोस्फोलिपिड है उसकी बाइलेयर 2 लेयर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो आउटर साइड होंगी इसकी वो हाइड्रोफिलिक होंगी और अंदर वाली जो साइड होंगी वो हाइड्रोफोबिक होंगी। कुछ इस तरह से देखो, रफ सा डायग्राम मैंने बना दिया। ये है बाइलेयर, ये फोस्फोलिपिड की क्या है? बाइलेयर है। अब जो बाहर वाला सिरा है, ये जो रीजन है, ये हाइड्रोफिलिक है या हाइड्रोफोबिक? हाइड्रोफोबिक क्या होता है? फोबिक मतलब फोबिया, फोबिया मतलब डर, है ना। जो पानी से डरेगा वो अंदर की तरफ होगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, हाइड्रोफोबिक। और जो बाहर की तरफ सिरा होगा वो होगा हमारा हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग जिसको हम बोल सकते हैं। और यहाँ पर बीच में क्या प्रेजेंट होती हैं? बीच में प्रेजेंट होती हैं प्रोटीन्स। जैसे देखो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगी? प्रोटीन प्रेजेंट होगी। बीच में क्या है? प्रोटीन प्रेजेंट है। प्रोटीन भी 2 तरह की होती हैं। देखो, जो प्रोटीन बीच में है, ये जो प्रोटीन बीच में है, इस प्रोटीन को हम बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन। एक प्रोटीन जो है वो साइड में प्रेजेंट होगी, पेरिफेरी में, इसको हम बोलेंगे पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन दोनों समझ आ गई? ओके। और ये जो स्ट्रक्चर है जो मैंने आपके सामने बनाया है, ये किसने दिया है? ये जो स्ट्रक्चर है ये दिया है जिस मॉडल को हम बोलते हैं फ्लूइड मोज़ैक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो फ्लूइड मोज़ैक मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये किसने दिया? ओके, तो फ्लूइड मोज़ैक मॉडल वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। इन द ईयर 1972। इम्पॉर्टेंट मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो आपको याद रखना है। यहाँ पर हमने क्या समझा कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है फोस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी हुई है, उसमें बीच में प्रोटीन भी है। प्रोटीन 2 तरह के हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स और पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं। ओके। और जो हमारी मेम्ब्रेन होती है उसका जो नेचर होता है वो फ्लूइड नेचर होता है, इसीलिए इसको हम फ्लूइड मोज़ैक बोलते हैं। और ये किसके लिए इम्पॉर्टेंट है? सेल की ग्रोथ के लिए, जो इंटरसेलुलर जंक्शंस आगे बनेंगे उसके लिए, सिक्रीशन के लिए और सेल के डिवीजन के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। विच सेल ऑर्गेनेले हैव इट्स ओन जेनेटिक मटेरियल? कौन सा सेल ऑर्गेनेले है जिसका अपना जेनेटिक मटेरियल है? अभी मैंने आपको पीछे बताया हमारे पास मेनली 2 ऑर्गेनेले हैं जिनके पास उनका अपना डीएनए जो है वो होता है। एक आ गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस है हमारे सेल का, ठीक है। दूसरा आ गया हमारे पास प्लास्टिड्स जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं। और इन दोनों का अपना जेनेटिक मटेरियल है, इस रीज़न से इन्हें हम बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेले। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेले। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का अपना जेनेटिक मटेरियल है, अपनी रेप्लिकेशन करेंगे, डीएनए से डीएनए बनाएंगे, ट्रांसक्रिप्शन होगी और ट्रांसलेशन भी इनके अंदर हो जाएगी क्योंकि इनको एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा है, जहाँ से इनको फिर एटीपी मिलेगा। समझ आ गई बात? तो ऑप्शन में माइटोकॉन्ड्रिया हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। बात तो होगी जेनेटिक मटेरियल की, साथ में इनमें राइबोसोम भी पाए जाते हैं। ऐसे तो हमें पता है कि जो हमारी यूकैरियोटिक सेल्स हैं, ठीक है, उनमें बहुत सारे ऑर्गेनेले हैं जहाँ पर राइबोसोम भी पाए जाते हैं। तो सेल, पूरी जो सेल है वहाँ पर तो 80S राइबोसोम पाया जाएगा, ठीक है। अब जो राइबोसोम है वो भी 2 यूनिट का बना होता है,
स्मॉल यूनिट और लार्ज यूनिट, ऐसे बना होता है हमारा राइबोसोम। ठीक है, अब जो हमारा ATS राइबोसोम है वो किन 2 यूनिट से बना होगा, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये बना होता है हमारा 60S प्लस 40S। एक जो यूनिट होती है वो 60S की होती है। S फॉर स्वेडबर्ग्स यूनिट, यानी कि सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, जो 60S और 80S की बनी होती है, जो हमारी एक यूनिट है और दूसरी यूनिट है। अब ये बात करी हमने कौन से, यूकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है, अब हमारे पास ऑर्गेनेलेज हैं, जैसे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है और हमारा क्लोरोप्लास्ट है। इनमें भी जो हमारे राइबोसोम हैं वो पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। अब इनमें जो राइबोसोम पाए जाएंगे वो होंगे 70S के। ध्यान रखना, मैं ऑर्गेनेलिज की बात कर रही हूँ, यहाँ पर 70S राइबोसोम पाए जाएंगे। ये भी 2 सब यूनिट्स के बने होते हैं। अब यहाँ पर सब यूनिट्स होती हैं 50S प्लस 30S। एक सब यूनिट 50S और एक होगी 30S की। ठीक है, और राइबोसोम जो होंगे वो किसके बने होंगे, ये बने होते हैं RNA एंड प्रोटीन्स के। ओके, और राइबोसोम को डिस्कवर किसने किया था, और राइबोसोम को डिस्कवर किया था जॉर्ज पैलाडे ने। ठीक होगी बात, चलो आगे चलेंगे। मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। अब ये जो लिपिड्स हैं, जो फैट्स हैं, कहाँ पर सिंथेसाइज होंगे, RER में, SER में, न्यूक्लियोप्लाज्म में या फिर न्यूक्लियस में। अब देखो, जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, सबसे पहले डिस्कवरी ही देख लेते हैं, किसने डिस्कवर किया। इसको डिस्कवर किया एल्बर्ट कैलोडे ने, और यू कैन से क्लॉड। ओके, अब हमारे पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है ये भी होते हैं 2 तरह के। एक होते हैं हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एक होते हैं हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। क्लियर होगी बात। अब देखो, रफ क्यों बोला, ये है समझो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, माना। अब जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पर ऊपर राइबोसोम लगे होंगे उसको हमने बोल दिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। जिस पर राइबोसोम नहीं होंगे उसको हमने बोल दिया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। समझ आ गई बात। अब ये जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, इसका काम है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, क्योंकि हमें पता है जो हमारे राइबोसोम हैं वो प्रोटीन फैक्ट्री हैं, ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, ट्रांसलेशन में आगे हमारी मदद करते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का तो काम हो गया प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है यहाँ पर राइबोसोम नहीं है, तो यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होगी, लिपिड सिंथेसिस हमें देखने को मिलेगी इसमें। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाता है हमारे पास। क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था साइट फॉर लिपिड सिंथेसिस। लिपिड सिंथेसाइज होती है हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में। ओके, अगला प्रश्न देख लेंगे। सेल ऑर्गेनेले इज एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल्स, यानी कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनेले है जो कहाँ प्रेजेंट होगा, जो प्रेजेंट होगा हमारे एनिमल सेल में, बट वो हमें नहीं देखने को मिलेगा प्लांट सेल में। सेंट्रियोल है, लाइसोसोम, वैक्यूल, गोल्जी अपरेटस। अब देखो, प्लांट सेल में वैक्यूल हमें पता है पाया जाता है, गोल्जी अपरेटस भी होता है, लाइसोसोम भी पाया जाएगा। सेंट्रियोल जो है वो नहीं पाया जाता है जो प्लांट सेल होती हैं उनमें। सेंट्रियोल की तो बात होगी कि हमें पता है एनिमल सेल में होगा, प्लांट सेल में नहीं होगा, ऑलमोस्ट सभी प्लांट सेल में नहीं देखने को मिलता है। बट कौन सा ऑर्गेनेले है जो हमें सिर्फ प्लांट सेल में देखने को मिलेगा और एनिमल सेल में नहीं देखने को मिलेगा, ये है हमारे पास प्लास्टिड्स। जो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट हैं वो हमें एनिमल सेल में नहीं देखने को मिलेंगे। जो वैक्यूल है वो भी प्लांट सेल का फीचर है। एंड सेल वॉल, सेल वॉल जो है वो भी प्लांट सेल का फीचर है, ये हमें एनिमल सेल में देखने को नहीं मिलेगी। समझ आ गई बात, चलो आगे पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेले डज नॉट हैव सेल मेम्ब्रेन। अब किस ऑर्गेनेले में सेल मेम्ब्रेन नहीं है, कौन सा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले नहीं है। राइबोसोम, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया।
तो इन तीनों में तो है, बट राइबोसोम में जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट नहीं होती है। चलो आगे चलेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम वर्क फॉर द सिंथेसिस ऑफ। अब जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, पीछे पढ़ लिया हमने है ना, बट क्वेश्चन था तो हमने देख लिया। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या सिंथेसाइज करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम RER और SER है ना, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो यहाँ पर क्या है, प्रोटीन्स हैं, तो इसी को हम सही समझेंगे। चलो जी, प्रोकैरियोट्स में इनमें से क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस, 70S राइबोसोम, ER, ATS। अभी पीछे मैंने आपको बताया था कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें राइबोसोम तो होता है, बट 70S टाइप का होता है, जो 2 सब यूनिट्स से बना होता है। कौन सी सब यूनिट्स? 50S प्लस 30S से मिलकर बना होता है। साथ में जो मीजोजोम है ये भी हमें प्रोकैरियोट्स में ही देखने को मिलता है। मीजोजोम होता क्या है? ये इनफोल्डिंग होती है सेल मेम्ब्रेन की। क्या है? इनफोल्डिंग होती है सेल मेम्ब्रेन की। क्लियर होगी बात? साथ में जो प्रोकैरियोट्स होंगे वहाँ पर जो न्यूक्लियस होगा वो भी वेल डिफाइंड नहीं होगा। सेल वॉल इनमें पाई जाती है। जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो इनका नेक्ड होगा। ठीक है जी, आगे चलेंगे। सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ। मेम्ब्रेन, जहाँ पर मेम्ब्रेन आ गया, मेम्ब्रेन बनती है प्रोटीन्स और लिपिड्स की, प्रोटीन और लिपिड्स की। ठीक है, तो ये नहीं भूलना है, मेम्ब्रेन बैक्टीरिया की है, ह्यूमन बीइंग की सेल की है, प्रोटीन्स और लिपिड्स की मेम्ब्रेन जो है वो बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर ऑफ क्रोमोप्लास्ट कैन बी। तो पिगमेंट्स के बेसिस पर जो हमारे क्लोरोप्लास्ट हैं उनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। प्लास्टिड्स को डिवाइड किया जाता है, प्लास्टिड्स को डिवाइड करते हैं हम क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है जी, जो हमारे क्लोरोप्लास्ट हैं, सबसे पहले आगे हमारे क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पर होती है हमारे क्लोरोफिल। हमें पता है क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाई जाती है, साथ में कैरोटिनॉइड्स भी होते हैं जो किसके लिए इंपॉर्टेंट है? एनर्जी ट्रैप करते हैं, यानी कि हमारी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारा क्लोरोप्लास्ट। फिर आ गया हमारा क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होता है ये फैट सॉल्युबल कैरोटिनॉइड पिगमेंट है, जिसमें पाए जाते हैं कैरोटीन, ज़ैंथोफिल। ठीक है, और ये जो क्रोमोप्लास्ट हैं ये हमें येलो, रेड, ऑरेंज ये सारे कलर जो हैं वो देते हैं। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा कुछ जो लीव्स होती हैं उनका कलर रेड येलो हमें देखने को मिलता है। किस वजह से? वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से ही उन लीव का जो कलर है वो इस तरह का होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हमें मिल गया। बट ल्यूकोप्लास्ट जो है वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट भी देख लेते हैं। ओके, ल्यूकोप्लास्ट। अब ये जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं दीज आर कलरलेस। क्रोमोप्लास्ट का देख लिया हमने, अलग अलग कलर हैं। क्लोरोप्लास्ट हमें पता है ग्रीन कलर का होता है, क्लोरोफिल उसमें होगी। ठीक है, जो ल्यूकोप्लास्ट हैं ये कलरलेस होते हैं। ये भी आगे 3 तरह के होंगे। एक होते हैं इनमें अमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट, तीसरा आगे ल्यूरोप्लास्ट। ठीक है जी, अमाइलो, जो अमाइलो शब्द है हमें पता है स्टार्च के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो जो अमाइलोप्लास्ट है ये कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च को स्टोर करके रखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम पोटैटो की बात करें वहाँ पर, ठीक है, क्या काम है इनका? स्टार्च और यू कैन से द कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करके रखना। एलियोप्लास्ट ये ऑयल और फैट को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है जी, एल्यूरोप्लास्ट जो हैं ये प्रोटीन को स्टोर करके रखते हैं। तो ये काम है हमारे सभी तरह के जो प्लास्टिड्स हैं उनका, ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स इनको हम डिवाइड करते हैं। ठीक है जी, आगे देखेंगे। लाइजोसोम आर कॉल्ड सुसाइडल बैग। अब लाइजोसोम जो है उनको सुसाइडल बैग हम कहते हैं, आत्मघाती थैली हम कहते हैं, पढ़ते आ रहे हैं। अब रीज़न क्या है इनका? रीज़न है इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। अभी मैंने बताया कि इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम हाइड्रोलेजेस भी कहते हैं।
क्या कहते हैं, हाइड्रोलेजेस भी कहते हैं, जैसे लाइपेजेस। लाइपेज मतलब लिपिड को तोड़ेंगे, प्रोटीएजेस मतलब प्रोटीन का ब्रेक डाउन करेंगे, कार्बोहाइड्रेजेस जो है वो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करेंगे। और ये जो है ये एक्टिव होते हैं एसिडिक पीएच में। जब पीएच 7 से कम हो या फिर एसिडिक हो तब ये एंजाइम काम करते हैं और ये डाइजेस्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और लिपिड्स को। ये काम है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का। राइबोसोम इज द सेंटर ऑफ विच प्रोसेस। राइबोसोम किस प्रोसेस का सेंटर है, पीछे पढ़ चुके हैं हम। प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेंगे, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री हम बोलते हैं जो हमारे राइबोसोम हैं उनको। कंट्रोलिंग सेंटर, अब कंट्रोल कौन कर रहा है, पूरी सेल है, सेल के बीच में न्यूक्लियस है, सारे ऑर्गेनेले हैं, इसके बीच में न्यूक्लियस है, जेनेटिक मटेरियल है, तो कंट्रोल कौन कर रहा है, कंट्रोल करता है जो बीच में बैठा हुआ है हमारा न्यूक्लियस। कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है हमारे पूरे सेल को। ओके, और जो न्यूक्लियस था इसको डिस्कवर किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। हाइड्रोलिटिक एंजाइम किस में प्रेजेंट होते हैं, क्वेश्चन पूछा गया था तो मैंने डाल दिया। हाइड्रोलिटिक एंजाइम लाइसोसोम में प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम को किसने डिस्कवर किया, ठीक है, राइबोसोम की पूरी कहानी पढ़ ली। अब इसको डिस्कवर किया था जॉर्ज पैलाडे ने 1953 में। जॉर्ज पैलाडे ने राइबोसोम को डिस्कवर किया था। कौन सा सेल ऑर्गेनेले है जिसको पॉलीमॉर्फिक बोलेंगे, पॉलीमॉर्फिक, मॉर्फिक मतलब कि अलग अलग शेप्स, मॉर्फिज्म है ना, अलग अलग शेप्स। तो किसकी एक से ज़्यादा शेप्स जो हैं वो होती हैं, कौन सा पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेले है हमारे पास, पॉलीमॉर्फिक है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम। ओके, लाइसोसोम इज द पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेले। ओके, सेंट्रियोल्स के बारे में क्या सत्य नहीं है, तो सेंट्रियोल हमने पढ़ा अभी पीछे कि जो एनिमल सेल है उनमें सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होते हैं। सेंट्रोसोम एक ऑर्गेनेले है और उसके बीच में, जैसे ये है हमारे पास सेंट्रोसोम, उसके बीच में दो ऐसे सिलेंडर शेप स्ट्रक्चर होते हैं जो परपेंडिकुलर अरेंज्ड होते हैं, जिनको हम सेंट्रियोल बोलते हैं। अब इसकी जो अरेंजमेंट होती है वो क्या होती है, अरेंजमेंट होगी इसकी 9+0, जबकि 9+2 अरेंजमेंट हमें फ्लैजेला में देखने को मिलती है। क्लियर होगी बात, तो 9+0 अरेंजमेंट होती है सेंट्रियोल्स की, 9+2 फ्लैजेला, और जो सीलिया होता है, सीलिया भी लिख लो, उनमें हमें देखने को मिलती है। चलो जी, टर्म प्लास्टिड, प्लास्टिड टर्म किसने दी, अर्नस्ट हैकेल ने दी। किसने दी, अर्नस्ट हैकेल ने दी। नेक्स्ट वन, विर्चू एक्सप्लेन्ड दैट सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब हमारे पास स्टेटमेंट है कि विर्चू ने बोला कि सेल जो हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं। ट्रू है या फॉल्स है, हमें पता है ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सत्य है, सेल जो हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। नाउ लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि पावर हाउस ऑफ द सेल हम किस ऑर्गेनेले को कहते हैं, ठीक है, कौन सा ऑर्गेनेले है जो पावर हाउस है हमारे सेल का। सीधा बहुत इजी आंसर है, सभी बता सकते हैं, तो सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। वीडियो पूरा सेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब नहीं किया है वानी क्लासेस को अभी भी सब्सक्राइब कर दो। आगे भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आएंगी आपके एग्ज़ाम तक, डेली मैं आपके लिए वीडियोज़ लेकर आऊँगी। टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं आप, कोई क्वेश्चन है पूछ भी सकते हैं, एंड इंस्टाग्राम में भी DM कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।